हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा के लिए अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 के प्रश्न देखने वाले हैं। यह प्रश्न जो है पेपर में से टिक लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से लगाए हैं, पूरे के पूरे यहाँ पर आपके पेपर से लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से पेपर को दिखाना जो है यूट्यूब पर अलाउ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं। इस प्रकार से इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप त्रैमासिक परीक्षा में 75 में से कम आप 60 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इस प्रकार से, यह ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि समीकरण का इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ऐसा भी पूछा जाता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस निकाय में जो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें अद्वितीय हल होता है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। जब तीनों बराबर होते हैं तो इसमें अनंततः अनेक हल होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो समीकरण निकाय का यहाँ पर हल होगा। तो जब भी इस प्रकार की शर्त होती है तो इसमें क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2019 में पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, जब तीनों बराबर होते हैं तो इस समीकरण निकाय का कैसा हल होता है? अनंततः अनेक हल होते हैं कि अनंत अनेक हल होंगे। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से रिक्त स्थान भी पूछे गए हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से पहला है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक कैसा होता है, सरल रेखा होता है, समीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। दूसरा खाली स्थान है कि रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक कैसा होता है, सरल रेखा होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय कौन सा निकाय कहलाता है? यहाँ पर संगत निकाय कहलाता है। और जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इन सही जोड़ियों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि रेखाएं संपाती होती हैं। तो इसका क्या होता है, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनंततः अनेक हल होते हैं। इसके बाद जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो अद्वितीय हल होता है। और जब रेखा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। यह जो है सत्ता में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। या फिर एक शब्द में पूछे जाएंगे, रेखा एक्स अक्ष को काटे। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन होगा। बाई का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब रेखा बाई अक्ष को काटे तो एक्स अक्ष का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद नीचे सत्ता भी दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि हम x बराबर 1 रखें तो y का मान 2 होगा। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। यदि आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो यह कथन असत्य होगा। वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा नहीं होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंततः अनेक हल भी हो सकते हैं। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। चौथा प्रश्न है, समीकरण युग्म x बराबर a एवं y बराबर b दो समांतर रेखाओं को निरूपित कहते हैं। तो यहाँ पर यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि इस प्रकार से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 प्रकार के समीकरण रैखिक
युग्म पद समीकरण होते हैं। तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में कक्षा 10वीं में 90+ अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद इस अध्याय में से एक शब्द और एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता है? तो क्या कहलाता है? असंगत निकाय कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? तो संगत निकाय कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है? तो रैखिक समीकरण कहलाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम x की जगह x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 1 का पक्षांतर करेंगे तो 5 - 1 तो y का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इस प्रकार से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है इस प्रकार से होता है, ax + by + c = 0 होता है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय में से अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुपातों इस प्रकार से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। सबसे पहले आपको 2 समीकरण इस प्रकार से दिए जाएंगे, इसकी तुलना आपको इस प्रकार से व्यापक वर्ग समीकरण से करना है। तो इस प्रकार से जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर पहले समीकरण के लिए जो यहाँ पर व्यापक समीकरण होगा a1x + b2x + c1 = 0 होगा। दूसरे समीकरण के लिए a2x + b2x + c2 = 0 होगा। जब आप तुलना करेंगे तो इस प्रकार से a1 का मान आ जाएगा, b1 का मान आ जाएगा, c1 का मान आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा, b2 का और c2 का मान आ जाएगा। और इस प्रकार से आप चेक करेंगे, यदि इस प्रकार से शर्त आती है कि तीनों बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार से यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इस अध्याय में से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 4 अंक में पूछा जाता है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि दी जाएगी और इसके अथवा में आपको विलोपन विधि का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे जो सरल विधि है प्रतिस्थापन भी है और विलोपन भी है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं। 4 अंक में 100% एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का पूछा जाएगा। तो जैसे कि यदि हम इन 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करें तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और जो क्वेश्चन आएगा 4 अंक का आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर x + y दिया गया पहला समीकरण, तो इसको हम पहले समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया गया x - y = 4, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, आपको दोनों नहीं करना है, या तो आप समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे या फिर आप समीकरण 2 से x या फिर y का मान निकालेंगे। यदि आप समीकरण 1 से मान के चले x का मान निकालेंगे तो जब आप समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। यदि आप समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो इसको आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो जैसे यदि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को सबसे पहले हम लिखेंगे। समीकरण 1 है यहाँ पर x + y = 14 है। अब यहाँ से आप चाहें तो x का मान भी निकाल सकते हैं या फिर y का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम x का मान निकालें यहाँ से
तो हमने x को जहाँ की तहाँ लिखा, बराबर का चिन्ह जहाँ की तहाँ, यहाँ पर 14 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। जो प्लस का y है, यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो प्लस का y है इस तरफ आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा समीकरण, इसको हम तीसरा समीकरण नाम दे सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 से जो है x का मान निकाला है। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ध्यान रखना है आपको, समीकरण 1 में नहीं रखना है। यदि आप समीकरण 1 से x या y के मान को निकालते हैं तो उसको आपको समीकरण 2 में रखना है। यदि आप समीकरण 2 से x या y के मान को निकालते हैं तो आपको समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इसको हम समीकरण 2 में x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 14 माइनस वाई रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस समीकरण में हम x की जगह x का मान 14 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब यहाँ पर हमें x की जगह x का मान कितना दिया गया है, 14 माइनस वाई दिया गया है। तो हम x की जगह x का मान 14 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह x का मान 14 माइनस वाई रखा। अब इसके बाद माइनस का y यहाँ पर पहले से दिया गया, तो माइनस के y को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, बराबर में हमने 4 को जहाँ की तहाँ लिखा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। यहाँ पर माइनस का 1y और माइनस का 1y जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, माइनस के 2y हो जाएंगे। बराबर में हमने 4 को जहाँ की तहाँ लिखा। इसके बाद माइनस के 2y को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है। तो जो प्लस का 14 है, यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो प्लस का 14 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 2y हमने जहाँ की तहाँ लिखा, 4 को भी हमने जहाँ की तहाँ लिखा। इसका पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर दें तो जो प्लस का 14 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। इसके बाद माइनस के 2y को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। 14 में से यदि हम 4 को माइनस कर दें, घटा दें तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस चिन्ह भी आ जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद हमें y का मान ज्ञात करना है, तो जो गुणा की संख्या होती है बटे में आ जाती है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 के बटे यहाँ पर 2 आ जाएंगे। गुणा की संख्या बटे में आ जाती है। इसके बाद 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 का भाग 10 में करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद y का मान आप चाहें तो इन तीनों समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में, या फिर समीकरण 3 में रख सकते हैं। जैसे यदि हम y के मान को समीकरण 3 में रखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हम y की जगह y का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई है। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। अब इसके बाद यहाँ पर हम y की जगह y का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे समीकरण 3 में। तो हमने x को जहाँ की तहाँ लिखा, यहाँ पर 14 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, माइनस चिन्ह जहाँ की तहाँ। y की जगह y का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और y का मान 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही आपके आंसर हो जाएंगे। अतः आप लिख सकते हैं, अतः x का मान जो होगा 9 होगा और y का मान कितना होगा, 5 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 2 समीकरण दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इन 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 अंक में जो है त्रैमासिक परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन 4 अंक में विलोपन विधि का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और यह क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाएगा इस प्रकार से, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिए गए हैं इनको हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से बना लेते हैं। तो पहला समीकरण है 3x + y बराबर 10 है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसके बाद दूसरा समीकरण है 2x
माइनस 2y है बराबर 2 है। तो हमें विलोपन विधि से इन दो समीकरणों को सॉल्व करना है और x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि में सबसे पहले आपको x या y के गुणांकों को समान करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का गुणांक यहाँ पर 3 है, y का गुणांक यहाँ पर 1 है। इसमें देख सकते हैं x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम या तो x के गुणांक को समान करते हैं या फिर y के गुणांक को समान करते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे यदि हम x के गुणांक को समान करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का गुणांक कितना है, 3 है। तो इस 3 का गुणा हम नीचे वाले समीकरण से करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 2 है। तो 2 का गुणा हम ऊपर वाले समीकरण से करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3x से करेंगे तो 6x यहाँ पर आ जाएगा। 3 का गुणा 2x से करेंगे तो यहाँ पर भी 6x आ जाएगा। तो x के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर y के गुणांक भी समान कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप x के गुणांक को समान करें या फिर आप y के गुणांकों को समान करें। तो यहाँ पर हमने जब x के गुणांक को समान किया तो इस 3 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे और यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो इस 2 का गुणा हम समीकरण 1 से करेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से गुणांकों को समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, पूरे समीकरण में आपको करना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर सबसे पहले हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, प्लस चिन्ह जाके था। 2 का गुणा y से करेंगे तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, बराबर का चिन्ह जाके था। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। इसके बाद समीकरण 2 में हमें कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के गुणांक समान आ चुके, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। इसके बाद माइनस चिन्ह जाके था, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6y आ जाएंगे, बराबर चिन्ह जाके था। 3 का गुणा 2 से भी करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम x या y के गुणांक को विलोपित करेंगे। चूंकि हमने इस समीकरण में जो है दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को समान किया है तो हम x के गुणांकों को क्या करेंगे, विलोपित कर देंगे। x वाले पद को हम क्या करेंगे, विलोप कर देंगे, विलोपित कर देंगे। तो जब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चूंकि यहाँ पर धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने पर नीचे वाले समीकरण के जो हैं चिन्ह बदल जाते हैं। यदि यहाँ पर एक संख्या प्लस की होती, एक माइनस की होती तो हम क्या करते, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते। चूँकि हमें x के गुणांकों को हटाना है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह जो हैं बदल जाते हैं। प्लस की जगह माइनस चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस की जगह प्लस चिन्ह आ जाएगा और प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 6x माइनस के 6x कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 2y है, प्लस के 6y है। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8y हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह जाके था। प्लस के 20 है, माइनस के 6 हैं। तो 20 में से 6 को यदि हम माइनस करें तो प्लस के कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। इसके बाद यहाँ से यदि हम y का मान निकालें तो जो गुणा की संख्या होती है बटे में आ जाती है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 के बटे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसके बाद हम चाहें तो इसको जो है 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 2 सत्ते 14, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा तो 2 चौके 8। तो y का मान कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। अब इसके बाद y के मान को आप समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे यदि हम समीकरण 1 में रखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y की जगह y का मान हम 7/4 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पर इस संख्या को आपको नहीं लिखना है, केवल आपको समीकरण 1 को लिखना। समीकरण 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया था 3x + y = 10। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 को लिखा 3x + y = 10। अब इसमें हमें y का मान रखना है तो कितना रखेंगे, y की जगह y का मान 7/4 रखेंगे। तो 3x को हमने जाके था लिखा, प्लस चिन्ह जाके था।
बाई की जगह बाई का मान कितना दिया गया 7/4, तो हमने 7/4 लिखा, बराबर में हमने 10 को जांघिता लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम 3x को जांघिता लिखेंगे। यहाँ पर हमने 10 को जांघिता लिखा। जो प्लस का 7/4 है, यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो प्लस का 7/4 है इस तरफ आएगा, तो माइनस का 7/4 हो जाएगा। इसके बाद 10 के बटे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम 3x को जांघिता लिखेंगे। 1 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हैं इस प्रकार से। 1 और 4 का निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 का करेंगे तो 1 जांघिता, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1, 2 एकम 2, तो इसके बाद 2 गुणित 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 4 का एलसीएम 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, 4 आया। इसके बाद ऊपर की संख्या को हम जांघिता लिखेंगे। 10 को हमने जांघिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे, 1 का भाग 4 में करेंगे, जितनी बार जाएगा यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो 1 चौके 4, 4 का गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह जांघिता। यहाँ पर हमने 7 को जांघिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया। 4 का भाग 4 में करेंगे, तो 4 एकम 4 होगा, जितनी बार भाग जाएगा यहाँ पर हमने 1 का गुणा किया। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 4 से करेंगे 40 आ जाएगा। माइनस चिन्ह जांघिता, 7 एकम 7 होगा, और बटे में हम 4 को जांघिता लिखेंगे। इसके बाद यदि हम 40 में से 7 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 33 बचेंगे घटाने पर, और बटे में हम 4 को जांघिता लिखेंगे। इसके बाद केवल हमें x का मान ज्ञात करना है, तो जो गुणा की संख्या होती है बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 33/4 को हमने जांघिता लिखा है, गुणा की संख्या यहाँ पर बटे में आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने गुणा 3 लिखा। इसके बाद हम गुणा कर देंगे, या फिर 3 से इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 3 का भाग 33 में 11 बार जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर 11 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा, और y का मान यहाँ पर 7/4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः x बराबर कितना होगा, 11/4 होगा, तथा जो y का मान होगा कितना हो जाएगा, 7/4 होगा। यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 2 समीकरण दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए या हल कीजिए, तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर विलोपन विधि के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि यहाँ पर 2 समीकरण इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस प्रकार से 2 समीकरण दिए गए हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी विधि है। इसके बाद अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इस अध्याय के सबसे पहले हम पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों के योगफल का मान कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन यदि शून्यकों का गुणनफल पूछा होता अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है बस c/a होता है, लेकिन योगफल क्या होता है, -b/a होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, मूल कैसे होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय से रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं, खाली स्थान इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक वर्ग समीकरण कहते हैं। दूसरा है कि किसी वर्ग या द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो 2 की घात है, तो इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। इसके बाद तीसरा है कि वर्ग समीकरण में ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर का जो सूत्र होता है d बराबर, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, b वर्ग -4ac होता है। यह प्रश्न जो है एक शब्द या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि विविक्त कर का सूत्र d बराबर क्या होता है, तो b वर्ग -4ac होता है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, वह कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ग समीकरण कहलाता है।
पांचवा खाली स्थान है वर्ग समीकरण x-4 और x-3 में बराबर 0 दिया गया, हमें मूल होंगे। तो मूल कितने होंगे? 4 और -3 होंगे। कैसे होंगे? यदि हम x-4 के बराबर 0 लें तो -4 का यदि हम पक्षांतर करें तो x का जो पहला मूल होगा 4 हो जाएगा, और जब हम x-3 बराबर 0 लेंगे तो यदि हम -3 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके मूल कौन कौन से हो जाएंगे? एक 4 हो जाएगा और दूसरा भी यहाँ पर +3 हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि यहाँ पर शर्त क्या होना चाहिए? b वर्ग छोटा होना चाहिए, 4ac से छोटा होना चाहिए। तो b वर्ग लेस देन 4ac इस प्रकार से। इसके बाद सातवां इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से इसका विभक्त कर आपको ज्ञात करना है। तो विभक्त कर ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है इस प्रकार से d बराबर b वर्ग -4ac होता है। इस फार्मूला में आप मान रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय में से सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं कि विभक्त कर ऋणात्मक कब होता है? तो कब होता है? जब मूल जो है अधिकल्पित होते हैं। इसके बाद विभक्त कर शून्य कब होता है? मूल जब समान और वास्तविक होते हैं। इसके बाद विभक्त कर धनात्मक पूर्ण वर्ग कब होता है? जब इसके मूल कैसे होते हैं? परिमेय और असमान होते हैं। इसके बाद विभक्त कर धनात्मक कब होता है? जब मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और विभक्त कर धनात्मक अपूर्ण वर्ग कब होता है? जब मूल कैसे होते हैं? यहाँ पर अपरिमेय होते हैं। इसके बाद सत्य भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, तो यह कथन असत्य होगा। दूसरा प्रश्न है वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के जो प्रेरणता है श्रीधराचार्य थे, तो यह कथन सत्य होगा। यह प्रश्न जो है एक शब्द या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि वर्ग समीकरण को हल करने के जो सूत्र के जो प्रेरणता थे कौन थे? तो कौन थे? श्रीधराचार्य थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम कुछ भी नहीं हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया गया कि x के मान 0 और 1 होंगे, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इस प्रकार से वर्ग समीकरण दिया गया है x वर्ग -4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद इस अध्याय में से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि या चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है। या फिर आपसे वर्ग समीकरण की इस प्रकार से परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b वर्ग -4ac को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है विभक्त कर कहते हैं। इसके बाद तीसरा है किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो मूल कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्त कर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे? तो समान एवं वास्तविक होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग समीकरण का विभक्त कर कैसा है? धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे? तो कैसे होते हैं? परिमेय एवं असमान होते हैं। इसके बाद छठवां और सातवां यहाँ पर पूछे गए प्रश्न है द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभक्त कर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या होता है? b वर्ग -4ac होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है क्या इस प्रकार से x प्लस 1 का वर्ग दिया गया बराबर 2x - 3 द्विघात समीकरण है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य होगा, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात वाले समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय से जो है 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, तो हम यहाँ पर इसको समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो पेपर में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण x वर्ग -3x - 10 बराबर 0 के जो मूल हैं गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है इस प्रकार से आपको लिख लेना है x वर्ग -3x - 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं? लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में 10 है, लेकिन x वर्ग का गुणांक यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो 1 माना जाता है।
तो 10 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो सकते हैं, या फिर 2 गुणित 5 हो सकते हैं, या फिर 10 गुणित 1 हो सकते हैं। केवल इतने ही गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसके बाद जो बीच वाला पद होता है यह डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर गुणनखंड होगा। चूँकि हमें जोड़ने घटाने पर कितने चाहिए, ऋण के 3x चाहिए। तो यदि हम ऋण की संख्या को बड़ी ले लें, यदि ऋण के 5x ले लें और प्लस के हम 2x ले लें, तो 5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, ऋण के 3x बचेंगे। तो ऋण 3x की जगह हम इसके 2 पद लिख सकते हैं, ऋण के 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो हमने x वर्ग को जांघिता लिखा, ऋण 3x की जगह हम इसके 2 पद लिख सकते हैं, ऋण के 5x प्लस 2x हम लिख सकते हैं, ऋण के 5x प्लस 2x और ऋण 10 को हमने जांघिता लिखा, बराबर में हमने 0 को जांघिता लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं। तो 2 पद में से हम उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। तो 2 पद सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x वर्ग है, ऋण के 5x है, तो x वर्ग को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं और 5x को हम जांघिता लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो जब हम इन 2 पदों में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोष्टक में x बचेगा, माइनस चिन्ह जांघिता, यहाँ पर x कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसी प्रकार से हम इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे तो 2x को हमने जांघिता लिखा, माइनस चिन्ह जांघिता, 10 को हम इस प्रकार से 2 गुणित 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 आ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो प्लस चिन्ह हमने जांघिता लिखा, यहाँ से यदि हम 2 को कॉमन लें तो अंदर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ चुका है तो केवल 5 बचेगा, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, बराबर में हम 0 को जांघिता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 5 यहाँ पर है, x माइनस 5 यहाँ पर है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे और इसके बाद बची हुई संख्याओं को हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। तो x बचा है यहाँ पर और प्लस 2 बचा, तो यहाँ पर हमने लिखा, बराबर में हमने 0 को जांघिता लिखा। अब इसके बाद हमें इसके मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम x माइनस 5 को 0 के बराबर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम x प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0, इसके बराबर हम 0 लेंगे तो हम -5 का पक्षांतर यदि इस तरफ कर दें तो जो माइनस का 5 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण का जो पहला मूल हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा, तथा जब हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर यदि हम प्लस 2 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो प्लस का 2 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 2 मूल आ जाएंगे, x का मान 5 हो जाएगा, x का मान -2 हो जाएगा, यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अभीष्ट समीकरण अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हो जाएंगे 5 और -2 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया है, 2 अंक में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो इस अध्याय के सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, इसका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, जब भी आपको समांतर श्रेणी दी जाए तो इसका जो फार्मूला होता है, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 में से हम पहले पद को माइनस करेंगे, -12 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा, 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, लेकिन माइनस के 5 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर इसका जो सार्वंतर d होता है इसका मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, 6वां क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि AP आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, 10, 7, 4 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 10वें पद का जो ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है इस प्रकार से होता है, A + 9D होता है इस प्रकार से। अब A क्या होता है, प्रथम पद होता है, D क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो प्रथम पद यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है, तो A की जगह हम 10 रखेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे,
9 को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद हमें डी का मान ज्ञात करना है, सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद यहाँ पर 7 है, पहला पद 10 है, तो 10 को हम माइनस करेंगे। तो 10 में से यदि हम 7 को घटाएं तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, लेकिन माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो डी की जगह डी का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर -3 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 10 को हमने जांघिता लिखा, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा में माइनस चिन्ह आएगा। 9 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। इसके बाद 27 में से यदि हम 10 को माइनस कर दें तो 17 बचेंगे, लेकिन माइनस के 17 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से इसका जो 10वां पद हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन -17 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान भी पूछे जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सार्वंतर हम डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से आपको पहले पद को माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से -1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इस अध्याय से जो है सत्तासत भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से 5वां पूछा गया है कि 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है इस प्रकार से a + d हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा, पर इसके बाद a + 3d हो जाएगा। इस प्रकार से आगे तक इस प्रकार से यहाँ पर पद बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका व्यापक रूप आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद इस अध्याय से 2 अंक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दी हुई AP समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद आपको पता है और सार्वंतर पता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी 2 अंक में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो यहाँ पर इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा और सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करते हैं। तो 1 में से यदि हम 3 को माइनस करें, 1 में से यदि हम 3 को माइनस करें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के 2 बचेंगे। तो एक प्रथम पद 3 हो जाएगा, सार्वंतर डी का मान 2 हो जाएगा। इसके बाद यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और सार्वंतर डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे। तो -1 में से यदि हम -5 को माइनस करें तो -1 को हमने जांघिता लिखा, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, -5 को हमने जांघिता लिखा। इसके बाद -1 जांघिता, माइनस का गुणा में प्लस चिन्ह आ जाएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सार्वंतर का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद अध्याय 6, इस अध्याय 6 में से आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे इस प्रकार से कि सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। आपको ध्यान रखना है, सत्तासत में भी पूछे जा सकते हैं। और सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सही जोड़ियों को भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद सत्तासत पूछे जाते हैं इस प्रकार से, इनको आपको पढ़ लेना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कथन सत्य होगा। दूसरा है यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, कथन असत्य होगा। तीसरा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, कथन सत्य होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, सत्य हो जाएगा कथन। 5वां है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। तो यह कथन भी सत्य होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय में से इस प्रकार के एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह प्रमेय किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता हो। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम आपको लिखना है। तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय होता है। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
इसके बाद इस अध्याय से 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। थेल्स प्रमेय इस प्रकार से होता है और पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।